क्या देश में लाखों करोड़ों घुसपैठियों को इसलिए नागरिक बनाकर रखा जा सकता है क्योंकि उनका वोटर कार्ड बना हुआ है? ये सवाल असम से शुरू हुआ और अब पूरे देश में बहस का मुद्दा बन गया है। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के फाइनल ड्राफ्ट को हर पार्टी गया है। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के फाइनल ड्राफ्ट को हर पार्टी अपने अपने चुनावी फायदे के हिसाब से देख रही है। एनआरसी का ड्राफ्ट असम के लिए जारी हुआ है। ड्राफ्ट में जिन 40 लाख लोगों के नाम नहीं है वो असम के, लेकिन बवाल मचा हुआ है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी एनआरसी के खिलाफ बेहद आक्रामक है और उन्हीं के राज्य में आज मतुआ महासंघ नाम की एक संस्था के बैनर तले एनआरसी के खिलाफ रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया। उधर राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आज भी टीएमसी और दूसरे विपक्षी दलों ने बोलने नहीं दिया। लगातार दूसरे दिन अमित शाह के बयान पर इतना बवाल मचा कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। यूं तो पूरा विपक्ष एनआरसी ड्राफ्ट को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहा है। सबको यही लग रहा है कि मुसलमानों को टारगेट करके बीजेपी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। यही इशारा करते हुए ममता बनर्जी ने देश में गृह युद्ध छिड़ने की चेतावनी तक दे दी। ममता बनर्जी का लहजा इतना तीखा है कि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर ममता के खिलाफ है। वहीं बीजेपी इसे देशहित का मुद्दा बनाने में जुट गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि असम की तरह पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी घुसपैठियों की पहचान जरूरी है। एनआरसी का मतलब क्या है? एकॉर्ड में क्या कहा गया? एकॉर्ड में कहा गया अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उनको हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग कर नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाया जाएगा। वार्ड का काम ये इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव, इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी। हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए निकले। देश का कोई मुख्यमंत्री सिविल वॉर या खून खराबी इस तरह का बात नहीं कर सकते हैं। ये कितना दुखद बात है कि आज राज्य का एक मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह का बात करते हैं। देखिए, गिदड़ धपकी है, वो देश की क्या है? पश्चिम बंगाल में तो कुछ उनकी छवि है नहीं। देश के बारे में कोई चिंता कर रही है वो। उनको देश के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए और न कर रही है। वो कुर्सी की चिंता कर रही है और इसीलिए ये तुष्टिकरण की नीति है कि घुसपैठियों को संरक्षण देना। वही ममता जो 2005 में इस लोकसभा के अंदर घुसपैठियों के खिलाफ जोर जोर से चीख कर चिल्लाई थी और पेपर चेयर पर फेंके थे। आज वो घुसपैठियों के समर्थन में खड़ी हो गई क्योंकि उन्हें सरकार चाहिए, क्योंकि उन्हें कुर्सी चाहिए। ये तुष्टिकरण है और ये दोहरा चरित्र उनका ग्रेड की तरह सामने आ गया देश की जनता के सामने। ममता बनर्जी ने जो बातें कही हैं कि गृह युद्ध छिड़ सकता है, क्या उस मत से सहमत हैं? ना, ये हमारा कांग्रेस पार्टी को भी हम इससे सहमत नहीं है। इसको हम विरोध करता है और एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बात बोलना नहीं सही है और असम में ऐसा स्थिति अभी नहीं हुआ है। परिस्थिति बिल्कुल क्या दादा सुसाइडल स्टेट है? हाँ, ये वैसा बोलना नहीं सही है। वो पॉलिटिकली ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ये देश के लिए ठीक नहीं है। हम लोगों को शुरू से ही डाउट था। लास्ट 2 मंथ से इस हुकूमत का इसके अंदर मुदाखलत शुरू हो गया। हमारा शक पूरा हो गया। कल जब अमित शाह जी ने ये प्रूव कर दिया, ये कह के दावा कर दिया कि हमारी सरकार ने पूरा का पूरा ये काम किया, तुम लोगों ने हिम्मत नहीं थी, तुमने नहीं किया, इसका मतलब 100% बीजेपी के अंडर में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं हुआ। तो ये जो 40 लाख की तादाद तक पहुंची है वो सिर्फ बीजेपी के इंटरफेरेंस की वजह से हुआ। ममता जी गृह युद्ध का मतलब समझती हैं? आप वोट के खातिर देश को गृह युद्ध में ढकेलेंगी, और वो भी इसलिए कि आने वाले घुसपैठिए मुस्लिम हैं। अगर वो हिंदू होते तो आपकी जुबान बंद हो जाती। देश नहीं बर्दाश्त कर सकता कि विदेशी के लिए आप देश में गृह युद्ध छेड़ेंगे। अरे शर्म करें, गृह युद्ध छेड़ना है तो बंगाल की गरीबी पर गृह युद्ध छेड़ें। युद्ध करना है तो बंगाल के अनएम्प्लॉयमेंट पर करें, चुल्लू भर पानी में डूब जाए। ममता जी, I am always with the people, I am for the people and I am by the people. That's why my first prerogative to be with the people, whatever it may be. I am Christian, that's why I'll be isolated. I am Muslim, that's why I'll be isolated. I am tribal, that's why I'll be isolated. I am Dalit, that's why I'll be isolated. If it goes like this, goes on like this, don't you think it will create a civil war? Don't you think it will create a blood war?
The civil unrest already started. All the districts in Assam, 144 is been imposed. तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पूरी तरीके से सियासत है और क्या घुसपैठियों का भी धर्म देखा जाएगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर इस पर भी सियासत होगी। इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रबीर बिस्वास टीएमसी के नेता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, संजीव उनियाल आरएसएस विचारक हमारे साथ स्टूडियो में हैं और मौलाना अतर हुसैन दहलवी साहब जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के हमारे साथ स्टूडियो में। आप सभी का बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी, पहले मैं आपसे दो चीजें जानना चाहता हूं। पहला सवाल रखता हूं, उसका जवाब दीजिएगा, तब दूसरे पर आऊंगा जी। पहला सवाल ये कि ये जो एनआरसी का ड्राफ्ट है, इसका पहला ड्राफ्ट 1 जनवरी 2018 को आया था, जिसमें करीब 1,90,00,000 लोगों के नाम थे, बाकियों के नहीं थे। तब इस पर इतना हंगामा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस ड्राफ्ट के मुताबिक तो 1,40,00,000 लोग घुसपैठिए थे, लेकिन तब उस पर कोई हंगामा नहीं हुआ। आज 40 लाख लोगों के लिए इतना दर्द क्यों? सिर्फ इसलिए कि 2019 का चुनाव अब मुहाने पर खड़ा है। सुशांत जी, आपको मैं बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि फाइनल ड्राफ्ट है, इसके बाद अपील जरूर की जा सकती है या फॉरेनर ट्रिब्यूनल 1964 भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा ये फाइनल ड्राफ्ट है। गृह मंत्री का सदन में बयान है ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, अभी फाइनल ड्राफ्ट आने में वक्त है और उसके बाद आप अपील कर सकते हैं। आप गलत कह रहे हैं। सुशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्रकार वार्ता को आप सुनिए। उन्होंने यही प्रचारित करने की कोशिश की कि 40 लाख घुसपैठिए हैं हिंदुस्तान में। नहीं, मैं एक सीधा सा और छोटा सा सदन के बयान को अहमियत दूंगा। सदन इस देश में सर्वोच्च है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब आज परिस्थितियां ये है, मैं तो एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं। 61 से 65 तक हमने 1.5 लाख लोगों को डिपोर्ट किया। मेरे पास 1985, 90 से लेकर 2012 तक के जो केसेस को ट्रायल किया गया और 42,338 लोगों को विदेशी घुसपैठिया घोषित कर दिया। 4 साल से मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की केंद्र सरकार से, वो लोग कहां हैं? सर, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि सर इस शो में मैं एंकर हूं और मुझे रहने दीजिए और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि 1 जनवरी 2018 को जब पहला ड्राफ्ट आया जिसके मुताबिक 1,40,00,000 लोग घुसपैठिए हो रहे थे, तब आपका दर्द कहां था और अब इन 40 लाख लोगों के लिए दर्द ज्यादा क्यों, उन 1,40,00,000 लोगों के लिए क्यों नहीं था? देखिए सुशांत जी, ये बात समझनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक इसमें नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिलीप पाल, उनकी वाइफ का नाम नहीं है। एक प्रोफेसर साहब कहते हैं मेरा और भाई का नाम है, पूरी फैमिली का नाम नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति जी के भतीजे का नाम नहीं है। कोरो, गारो, बोडो, यूपी, बिहार, ऐसे बहुत से लोग थे जिनका पहले ड्राफ्ट में नाम नहीं था, उसमें है। तब हंगामा क्यों नहीं हुआ? उनके नाम अब आ गए हैं, हो सकता है कुछ के नाम अगले वाले में आ जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि क्या तत्काल सेकंड ड्राफ्ट के बाद इनके वोटिंग राइट वो छीन लेंगे? नहीं, या जब तक ये प्रोसेस चलेगा सर, बिल्कुल भी नहीं। ट्रिब्यूनल सुन लीजिए, सदन के अंदर गृह मंत्री का जवाब है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सदन के अंदर गृह मंत्री का जवाब है। और अभी भी मैं आपको बता दूं, फैक्ट ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तमाम लोगों को मिल रहा है जिन 40 लोगों के नाम 40 लाख लोगों के नाम इस सेकंड ड्राफ्ट में नहीं है। सुशांत जी, मिल रहा है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं कि जो 40,000 लोग डिक्लेयर कर दिए गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने अपने ऑर्डर में कहा कि डिपोर्टेशन को बांग्लादेश की सरकार से निगोशिएट किया जाना चाहिए था, वो कहां है? वो उन्होंने वोट दिया क्या पिछले चुनाव में, ये बताइए। अबे जी, अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 40 लाख लोग 19 के चुनाव में, मुझे लगता नहीं आप देखें। मुझे ये बताइए सर, अबे जी, मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं उससे पहले, क्या आपको लगता है ममता बनर्जी सही कह रही हैं कि गृह युद्ध होने वाला है इस देश में? देखिए, मैं
कांग्रेस पार्टी अपेक्षा करती है सारे राजनीतिक दलों से, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। कोई भी ऐसे बयान न दे कि वो उन क्षेत्रों में अराजक परिस्थिति हो। मैं सुशांत जी बहुत एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। सुष्मिता जी जो वहां से सांसद है हमारी असम से, उन्होंने आज हाउस में कहा है अध्यक्षा से, सुमित्रा महाजन जी से, कि वहां पर जो असम से अब मेघालय जा रहे हैं लोग, उनको भीड़ द्वारा रोका जा रहा है, उनको सिक्योरिटी द्वारा रोका जा रहा है और ये गंभीर परिस्थितियां हैं। सब लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करें, ऐसा कोई वक्तव्य और ऐसी बहस को आकार न दें कि वहां पर अराजक परिस्थितियां निर्मित हो। तो ममता बनर्जी अराजकता को एक तरीके से जन्म दे रही है ऐसा बयान देकर। और नहीं, ये मैंने कहा ना, इससे स्पष्ट और वक्तव्य क्या हो सकता है। किसी राहुल जी ने कहा है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वहां लोगों की मदद करें। प्रवीर विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन लोगों के दस्तावेज के नेता हैं, लेकिन अराजक परिस्थितियां निर्मित ना हो। विश्वास साहब, जो सवाल मैंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा था वही पहले आपके सामने रख रहा हूं। पहला ड्राफ्ट 1 जनवरी 2018 को आया, जिसके मुताबिक 1,40,00,000 लोग घुसपैठिए साबित हो रहे थे। तब ममता बनर्जी कहां थी? तब ये विपक्ष का हंगामा कहां था? उन लोगों के लिए वो दर्द क्यों नहीं था जो आज है? क्या तब 2019 बहुत दूर था इसलिए? ऐसा नहीं है। देखिए, मेन मुद्दा घुसपैठियों का है। अब पूरा भारत का तो ये समस्या है नहीं। जो राज्य आपका इंटरनेशनल स्टेट बॉर्डर से जुड़ा हुआ है उसी सभी राज्यों में ये समस्याएं हैं। असम में है, बंगाल में है, यूपी में है, बिहार में है, पंजाब में है, तमिलनाडु में भी है। आप चुन चुन के सिर्फ असम को ले लीजिएगा तो समस्या तो आएगी आएगी ना। आसाम को लिया सर, आसाम क्या पंजाब में नहीं है? सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है कि आप एनआरसी बनाइए तो आप सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि आपने आसाम को क्यों लिया। नहीं, बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, तो किसकी बात है? जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जैसे वहां आसाम में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट तो जाके वो चुने नहीं कौन घुसपैठिया है कौन नहीं है, कि ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के इम्प्लीमेंटेशन आप लोग को 1 जनवरी को दिक्कत क्यों नहीं दे रहा था? जब 1,40,00,000 लोग घुसपैठिए साबित हो रहे थे तब आपने क्यों नहीं कहा कि देश में अराजकता फैल जाएगी? आज 40 लाख लोगों के लिए दर्द है और 1,40,00,000 के लिए नहीं था। जब प्रश्न को दोबारा दोहराइए। मैं कह रहा हूं कि जब आपको प्रक्रिया में दिक्कत लग रही है, आज 40 लाख लोगों के नाम एनआरसी में नहीं होने पर, तो 1,40,00,000 लोगों के नाम जब एनआरसी में नहीं थे तब प्रक्रिया में दिक्कत क्यों नहीं लगी थी? तब ममता बनर्जी ने क्यों नहीं कहा अराजकता फैल जाएगी? समस्या तब तो इतना भयंकर नहीं थी। 1,40,00,000 लोगों के नाम नहीं थे और भयंकर नहीं थी। आज भयंकर हो गई जब वो नाम कम हो गए। भतीजा का नाम इसमें नहीं था। नहीं, जिन लोगों का नाम अभी नहीं है उसमें आपका पूर्व राष्ट्रपति का भतीजा का नाम। सर, उस वक्त भी कई ऐसे नाम थे जिसको दिक्कत थी कि भाई इनके नाम कैसे नहीं है, और फिर वो दूसरी लिस्ट में नाम आ गया। यही सरकार कह रही है कि तीसरी लिस्ट में हो सकता नाम आ जाएगा। कैसे साबित करेंगे? नहीं, भारत का नागरिक है, आप कैसे साबित करना चाहते हैं? आपका वोटर कार्ड, आपका आधार कार्ड। सर, वोटर कार्ड इस देश में कैसे बनता है सबको पता है। 14 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से लोग दे दें वो डॉक्यूमेंट। जिसके पास पासपोर्ट है वो भारत का नागरिक नहीं है क्या? तो पासपोर्ट कैसे मिला उनको? तो जिनके पास पासपोर्ट होगा उनका नाम आ जाएगा। ये तो पासपोर्ट अथॉरिटी ममता बनर्जी यूं कहकर कि अराजकता फैलेगी और गृह युद्ध हो जाएगा, ममता बनर्जी कैसे कह सकती है गृह युद्ध हो जाएगा? अराजकता तो फैलेगी नहीं। सुशांत जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जब समाधान देते हैं ना, अराजकता ये समाधान देते हैं कि गोलियों से उड़ा दो। सर, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए। वो कौन है? 40 लाख वो एक नेता बैठ के बोलेगा गोली मार दो, इस देश में किसी को गोली मार दी जाएगी। ममता बनर्जी को कहना पड़ता है कि अराजक परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी। तो वो अगर गलत कर रहे हैं तो ममता जी भी गलत। 40 लाख लोगों को क्या गोलियां से भून देगी? कौन मार रहा है गोली? सर, सवाल ही नहीं है इस देश में कैसे गोली मार देगा कोई एक नेता बोल देगा तो हो जाएगा क्या? के विधायक कह रहे हैं राजा सिंह। अरे तो हमने तो नहीं कहा कि हमने उसको बताया, लेकिन वही इस देश में होगा ये थोड़ी जरूरी है। अब नेपाल से जो घुसपैठी आते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते। सैयद जफर इस्लाम, वो हिंदू है बोल के क्या? सैयद जफर इस्लाम, मुझे ये बताइए कि क्या सरकार को इस वक्त ये नहीं साफ कर देना चाहिए कि इस लिस्ट के आखिरी लिस्ट के आने के बाद जो लोग इस लिस्ट में नहीं होंगे उनका क्या होगा, ताकि स्थिति स्पष्ट हो और लोगों के मन में जो डर बैठ गया है कि उनको देश से निकाल दिया जाएगा या फिर उनके राइट्स छीन लिए जाएंगे, वो थोड़ी स्थिति साफ हो?
देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी लोगों को भ्रमित कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो हर बात की सफाई दे रही है, उसको वो हमारी आवाज हम ये कह रहे हैं कि जो भी देश का नागरिक है, बोनाफाइड सिटीजन है, नेशनल सिटीजन है इस देश का, जो सिटीजन है उसको पूरे मान सम्मान के साथ देश में रहेगा और उसे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो अगर घुसपैठिया है तो क्या उसको देश में रखना चाहिए या निकालना चाहिए, ये सवाल है। ऐसा क्यों भ्रमित कर रहे हैं ये लोग और इसको अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और दूसरी अपोजिशन पार्टी टीएमसी, इसलिए कि उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाने से इनको शायद वोट बैंक की जो डिविजिव पॉलिसी खेलते हैं उसमें फायदा होगा। मैं तो कहता हूं उसको धर्म से ना जोड़ के बोलिए सुशांत जी। आ रहा हूं सर, अभय दुबे जी आ रहा हूं। जफर भाई बात पूरी कीजिए। सुशांत जी, शायद उनका सिग्नल चला गया है। मैं आपके पास आता हूं अभय जी। हमारे जो और दो मेहमान हैं मैं उनका रिएक्शन लेना चाहता हूं। दहलवी साहब और उनियाल साहब से अभी तक मैंने एक रिएक्शन नहीं किया है। दहलवी साहब मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले में अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कि इस देश में रेपिस्ट हिंदू और मुसलमान के तौर पर बांट दिया गया। अब घुसपैठिया हिंदू मुसलमान पे बांटने की कोशिश हो रही है, क्या ये उचित है? सुशांत, पहली चीज तो ये कि मुझको खुशी है कि आप एक जिम्मेदार पत्रकार और एक जिम्मेदार बहस आप कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा मामला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा उसको किसी भी सूरत में उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। मैं संक्षेप में 2-3 बातें कहूंगा, बहुत जल्दी अपनी बात। पहली चीज तो ये है कि हम असल मुद्दे को पकड़ना ही नहीं चाहते हैं। मुद्दा ये कि आसाम भारत का अकेला स्टेट है जिसमें फॉरेनर एक्ट जो 1946 से मौजूद है। चूंकि आसाम के लोग, खासकर नॉर्थ ईस्ट के लोग, अपनी अस्मिता और अपनी पहचान के लिए हमेशा से जागरूक रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में फॉरेनर एक्ट बनवाया था 1946 में कि साफ वही माना जाएगा जो आसाम में रहता है। लेकिन बाद में चूंकि आसाम में अंग्रेजों के जमाने से चाय बागान में इसको अली, कुली और बंगाली कहते हैं, ये लोग लगातार आते गए। एनआरसी पहला नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दुरुस्त कर लेना चाहिए। पहला एनआरसी जो है वो फर्स्ट सेंसस 1951 के बाद 1961 में बन चुका है। इंदिरा गांधी के 2 बयान आते। पहला बयान उनका वो था जो उन्होंने यूएन में कहा कि हम जेनोसाइड को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा बयान सुन लीजिए अभय जी, सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना, आप अच्छी बात, आप तथ्यों की बात सुनते नहीं, सुन लीजिए। दूसरा बयान इंदिरा जी का 1930 जिसपे कांग्रेस भी आज चुप हो गई है। 1983 के अंदर IMDT एक्ट बनाया गया था, यानी इलीगल माइंटेन डिपोर्टेशन एक्ट बनाया गया था, जिसमें साबित करना था कि आप बांग्लादेशी हैं या कहां हैं। अब सुशांत, मुद्दा क्या है? जो ये बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त होड़ में लगा हुआ कि कौन अपने आप को बड़ा देशभक्त साबित करे एनआरसी के नाम पे। एनआरसी इन्होंने बनाया, ये भी साबित करना चाहते हैं। वो कहते हैं आप लाए इसलिए हम उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 40 लाख लोगों में हमको यहाँ बुनियाल साहब बैठे और ये दोनों प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए। आज की बात है कि जो आसाम के चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी वाइफ का नाम उसमें मौजूद नहीं है। सूरत हाल इतनी खराब है कि दादा का नाम है, पोते का नाम नहीं है। इस मुद्दे को विवेक के साथ कानून जो भी कुछ कहेगा उसके साथ हल करने की जरूरत है। और इन सबसे बड़े मुद्दों में एक बात में बुनियाल साहब, चूंकि संघ जो इस वक्त मार्गदर्शन में, इनसे बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं, उन 16 लाख बांग्लादेशी या बंगाली भाषी हिंदुओं का क्या होगा जिनके बारे में आपने कहा कि आप सिटीजन एक्ट के अंदर तरमीम करके इनको तो भारत की नागरिकता दे देंगे, लेकिन वो लोग जिनके पास कोई कानून नहीं है, उन मुसलमानों या उन नेपालियों को या उन बिहारियों को आप किस तरह करेंगे? चूंकि आंसू ने आज भी कहा, आंसू ने कहा कि हम बीजेपी की बात नहीं मानेंगे, हमारे लिए बांग्लादेशी का मतलब बांग्लादेशी है, क्या वो हिंदू हो क्या मुसलमान हो। तो मैं बीजेपी और संघ से पूछना चाहता हूं, चलो जो मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी हो, सुशांत आपकी बात में बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, उसको देश से बाहर जाना चाहिए। लेकिन क्या उन बांग्लादेशी, क्या उसमें हिंदू हों, क्या वो और लोग हों, उनके बारे। और आखिरी चीज, एक नया जो विवाद आसाम में चल गया है कल से, उन बिहारियों का, उन बंगालियों का, उन मारवाड़ियों का जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं है, उनके बारे में सरकार क्या करेगी, इसके भी आपको पूछूंगा। और उनियाल साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात और बताइए दहलवी साहब कि इस पूरे मामले में जब आपने भी देखा है कि असम में इस मुद्दे को लेकर कितनी हिंसा हो चुकी है सालों साल, और उसके बाद वो अकॉर्ड साइन हुआ था ताकि वो हिंसा रुक सके। अगर आज ममता बनर्जी इस तरीके का बयान देती हैं गैर जिम्मेदाराना कि गृह युद्ध हो जाएगा, तो उन लोगों को जिनके ऊपर तलवार लटक रही है, एक तरीके से सिग्नल नहीं जाता कि आप हिंसा कीजिए तो शायद आपके पास एक रास्ता बच जाएगा? देखिए सुशांत, पहली चीज तो मैं अमित शाह जी को बड़ी मुबारकबाद देता हूं, और ये मुबारकबाद कांग्रेस को देनी चाहिए थी कि उन्होंने कल सदन में कहा कि साहब ये एक्ट जो है राजीव गांधी लाए थे। राजीव गांधी ने उस जमाने में 1983 यानी जो 85 में जो एक्ट किए हैं वो बड़े हिम्मत के साथ थे। पंजाब में लोंगोवाल के साथ किया,
या हितेश यहाँ पे जो है आपके आंसू के साथ किया, इस तरीके से मिजोरम में किया। और इस एक्ट में यह था कि उस खूनरेजी को रोका जाए। अब इस तरीके की जो बयानात ममता बनर्जी दे रही हैं, ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो हो सकती हैं, लेकिन आसाम में रोजाना लगातार आपको मालूम है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा मरकज आसाम में है। आसाम के लोग एक ही बात कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि देखिए ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा अपनी आइडेंटिटी का है। क्योंकि 40 लाख लोग में सिर्फ मुसलमान नहीं, 16 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी बंगला भाषी हिंदू भी है। ठीक है, 3 लाख से ज्यादा बिहारी हिंदू भी है। कुनियाल साहब, क्या ममता बनर्जी ऐसा बयान देकर ऐसे लोगों को उकसा रही हैं जिनको पता है कि उनको तो बाहर जाना पड़ेगा या उनका नाम इसमें नहीं आएगा और शायद हिंसा करके ऐसे एक तरीके से आप सरकार को ब्लैकमेल कर लेंगे? सुशांत जी, देखिए पूरा जो मामला है उसमें से आपने बिल्कुल जो सबसे ज्यादा गंभीर विषय है, एक अच्छे पत्रकार के नाते आपने उस विषय को उठाया और ये बिल्कुल उठाना चाहिए। हम एक पूरे विषय को ले रहे हैं कि ये विषय कितना स्वाभाविक है या किसी पार्टी का है, एनआरसी क्या है। 1985 में एक बार मैं बताना चाहता हूं, जैसे मियां साहब ने, मौलाना साहब ने भी बताया कि 1985 में राजीव गांधी और असम प्रफुल्ल मोहंता के साथ ये एक पैक्ट बना था कि आप इस तरह की जो पहला उनका मुद्दा था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये आया था। और ये कल बात अमित शाह ने भी कही। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पूरे वातावरण को लेकर, और आप देख रहे हैं अपने आप में कितनी बड़ी संख्या में आउट ऑफ 40 लाख हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और फिर आप कहते हैं कि आप अराजकता फैलाने में विश्वास रखते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अभी तो एक प्रदेश में हुआ है, ये तो पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। मैं बहुत समझदारी से, बहुत आराम से बात कह रहा हूं कि इस तरह के जो वातावरण है और इस तरह के स्टेप एनआरसी को हर जगह, हर स्टेट में लेने चाहिए। 2.5 से 2 करोड़ तक, 1.5 से 2 करोड़ तक बांग्लादेशी हिंदुस्तान में मौजूद है और अपनी लिस्ट में, अपने रजिस्टर में उनका नाम वहां से गायब है। आप इस चीज को भी देखें और कोरिलेट करें तो ये क्या बहुत ज्यादा दुख देने वाला नहीं है कि उस लिस्ट में जो हिंदू हैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा और बाकी लोगों में आप कह रहे हैं कि मुसलमान हैं इसलिए उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो आप तो देश को बांट रहे हैं फिर, उनियाल साहब। हाँ, ये तो अपने आप में ही आपको जवाब मिल रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को या खास स्कूल ऑफ थॉट को आप कहते हैं कि उनकी वजह से हुआ, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदू भी हैं। तो अपने आप में ये जवाब है कि ऐसा नहीं कि 40 लाख लोग एक ही वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस पूरे मामले में अगर पुनिया साहब एक बात अदब से कह दूं, इसमें पुरानी कहावत है जो आसाम मशहूर है, आली इस तरीके से इनको कुली, यानी वो लोग जो बागान में काम करते हैं, और बंगाली। लेकिन मैं बुनियाद साहब से पूछता हूं कि दिल्ली के अंदर पिछली रिपोर्ट थी कि दिल्ली के अंदर जो हमारा इलाका जो मजनू का टीला कहलाता है, यहां वो तिब्बती जो हमारे यहां रहते हैं उनमें से 1350 से ज्यादा के लोग वोटर लिस्ट में नाम में शामिल है। लेकिन मुझको बताइए, कभी हम इस पर कोई चर्चा नहीं करते। इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान, ना ममता बनर्जी को देखना चाहिए, ना बीजेपी को, ना कह रहा हूं सर, अगर ये एनआरसी कामयाबी के साथ बन जाए और लागू हो जाए तो पूरे देश में ये होना चाहिए, चाहे वो बिहार में हो। बिहार में बहुत सारे ऐसे हिस्से, सर मैं तो बिहार से आता हूं, बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर इसी तरीके से माइग्रेशन हुआ है और उनमें वहां भी देखा जाना चाहिए कौन से लोग हैं जो कि घुसपैठिए हैं या फिर वहां के मूल निवासी हैं। इस पर मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं। अबे दुबे आपके पास लौटूंगा, जफर इस्लाम आपके पास आऊंगा, हम इस बड़े विषय पर चर्चा कर रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। असम में जो एनआरसी लिस्ट बन रही है उसको लेकर कि क्या अब उसमें घुसपैठियों को लेकर हिंदू मुसलमान देखा जाएगा और क्या उन्हें भगाने के नाम पर गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, ऐसी धमकी दी जाएगी। इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अभय दुबे हैं, प्रबीर बिस्वास टीएमसी से, संजीव उनियाल आरएसएस विचारक और मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अभय दुबे जी, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं जल्दी से जाऊंगा जफर भाई के पास, उनसे कई सवाल पूछने हैं। देखिए सुशांत जी, ये किसी भी प्रतिपक्षी दल ने का एक स्टेटमेंट बता दीजिए जिसने ये कहा कि एक वर्ग विशेष के लोगों को भगाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने पेंट करने की देश में कोशिश की कि वहां मुसलमान है, उनको भगा रहे हैं इसलिए तकलीफ है। मैं एक चीज, सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं। मेरे पास फॉरेनर ट्रिब्यूनल केसेस का पूरी लिस्ट है जिसमें 1985 से लेकर 2012 तक के। एक प्रश्न बीजेपी से पूछिए कि वो 40,000 लोग कहां हैं जिनको बरसों पहले घोषित कर दिया कि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये घुसपैठिए हैं, वो आज भी हैं वहां। और ये सुप्रीम कोर्ट लास्ट पैराग्राफ में कहता है, वाइल टेकिंग नोट ऑन द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म, वो कहता है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल
और बांग्लादेश से बात करके डिपोर्टेशन की कोशिश कीजिए और अगली तारीख पर हमको उसकी स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, अब मैं ये सवाल पूछ लूं जफर भाई से, देश से क्या सर आपने सवाल रख दिया, वो बताए ना 4 साल में क्या किया आप लोगों ने। जफर भाई आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, कई सारे सवाल हो गए। पहला तो आप इसी से शुरुआत कर दीजिए जो अभय दुबे पूछ रहे हैं कि जो 40,000 लोगों के बारे में ये तय हो गया था कि भाई ये घुसपैठिए हैं, उनका क्या कर पाई सरकार अब तक? देखिए सुशांत जी और दुबे जी, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार सारे प्रोसेस को फॉलो करती है और किसी के साथ विंडिक्टिव होके या इस तरह से नहीं देखी जाती है। ये कांग्रेस की सरकार विंडिक्टिव होके काम कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे प्रोसेस को फॉलो कर रही है और जो घुसपैठियां हैं उनको क्या किया कांग्रेस की सरकार ने विंडिक्टिव होकर, क्या किया बताइए। और साथ साथ अरे आपने 84 में क्या किया, लोगों को जिस तरह से आपने किया, आपने हजारों बार ऐसा किया। हमने तो 1.5 लाख लोगों को डिपोर्ट किया है। चाहता हूं मैं सिर्फ आप जब पहला एनआरसी था 61 से 65 तक। अरे सुन लीजिए, सुनते नहीं है। अरे सुन लीजिए जरा, अभी मुद्दे से भटकिए मत। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जवाब दीजिए ना, 4 साल में क्या बांग्लादेश से कुछ बात की, डिपोर्टेशन मौका दे रही है, पूरा मौका दे रही कि अपनी पहचान कराएं। अरे अपनी सुनो यार अभय दुबे जी, आप 2 अवसरों के बाद इतना बड़ा अभय जी देखिए, अभय जी एक चीज समझिए, थोड़ी तकनीक आप इतना डिबेट में रहते हैं, सवाल खड़ा करता है, ऑडियो डिले रहता है, आप जब पूछते हैं उन तक देर से पहुंचता है और फिर जब वो बोलते हैं आप तक देर से पहुंचता है, और इस तरीके से ये बार बार एक दूसरे को काटेगा, कोई जवाब पूरा नहीं हो पाएगा। अभय जी उनको बोल लेने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। जफर भाई अपनी बात कहिए। नहीं, ये अभय दुबे जी की गंदी आदत है, इनको पूरे तौर से सुना, लेकिन आप सुन रहे हैं, आप बात कहिए। अनसिविलाइज तरीके से डिबेट करना चाहते हैं। अरे आपने क्वेश्चन रख लिया, जवाब सुन लीजिए। सुनने की आदत नहीं है। अनसिविलाइज्ड हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे आपके लोग गोलियां मार रहे हैं, गोली मारने की बात कर रहे हैं भाई, चुने हुए प्रतिनिधि, और मुझे अनसिविलाइज्ड कह रहे हैं आप। अपनी चीज को सिद्ध करने के लिए अगर जो नागरिक है आप अनसिविलाइज्ड हैं, आपको समझ में नहीं आता तो देख लेना अपना वीडियो बाद में, सिविलिटी सीखिए जाके, उसके बाद। अरे सर जफर भाई ये रहने दीजिए ना, सिविलाइज्ड करिए आपका ज्ञान ले लीजिए राहुल गांधी से। जफर भाई आप अपनी बात कहिए। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए ये प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। किसी चीज ये कांग्रेस पार्टी ने और टीएमसी के ममता बनर्जी इसको कॉम्युनल कलर देना चाहती है, इसको समुदाय से जोड़ना चाहती है, इसको किसी एक पर्टिकुलर समाज से तुष्टीकरण करने के कारण ये उस तरह से दिशा देना चाहती है। मैं उसको सबसे हट के देश के हित में सोचते हुए सिर्फ एक सवाल करता हूं बाकी अपोजिशन पार्टी से। बिल्कुल गलत बात है। अगर हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता है, अच्छा जफर भाई उनको अगर लगता है सहायता करना चाहिए, हम भी सहायता कर रहे हैं, आप भी सहायता कीजिए। जफर भाई लेकर हंगामा हो रहा है, ऐसे लोग जिनके नाम उस लिस्ट में नहीं है, जैसे पूर्व राष्ट्रपति के परिवार से जुड़े हुए लोगों के नाम नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े हुए लोगों के नाम नहीं है, ये कैसे हुआ? और इसी वजह से लोगों के मन में संशय है कि लिस्ट सही बन रही है नहीं बन रही। हाँ सुशांत जी, नहीं सुनिए, देखिए अगर हम ये कहते या हमारे लीडर्स ये कहते कि जो लिस्ट बना वही फाइनल है, उसमें गलती नहीं होती है, नहीं हुई है, तो आप इस बात का इस तरह का आरोप लगा सकते थे। भाई लिस्ट बनी है, उसमें गलती हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहे। अगर कोई सही तौर से छूट गया है, उसको पूरा अधिकार है अपने प्रमाण पत्र देने का, अपनी नेशनलिटी सिद्ध करने का और आराम से रहने का, पूरे मान सम्मान के साथ। साहब इसमें कुछ जोड़ना, लेकिन इसकी वजह से जैसा नहीं कि हरेसमेंट किसी का नाम रह गया, जमीनी ऐसा भी हो सकता है। कोई नाम सुन लीजिए, अभय दुबे जी आपके प्रारंभ अपनी सत्ता की भूख में लोगों को समाज को तोड़ने वाली लोगों को हरेस करना, किसी को धर्म समुदाय से नहीं जोड़ते, हम जमीनी सच्चाई जान लीजिए। जरा आप एक बार अगर इतनी बड़ी गलती होगी कि पूर्व राष्ट्रपति के परिवार वालों के नाम नहीं होंगे, तो आप लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि आखिरी लिस्ट जो है वो बिना गलती के राष्ट्रवादी
सोच अपने दिमाग में लाइए तो आपको लगेगा कि हम जो कह रहे हो सही है। जफर साहब अरे सुशांत जी विधायक का नाम नहीं है, विधायक के परिवार का नाम नहीं है, भाजपा विधायक है वो भी। जफर साहब भाई जिनके लीडर आप लोग मुद्दे पे क्यों नहीं आप जिनके लीडर बात नहीं कर रहे, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, आप एक मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, जिम्मेदार बात करिए ना। पूरे देश में इसको लेकर कितना, अरे सुनिए, एक तरफ पूरे देश में बेचैनी पैदा हुई है। मुझको जफर भाई दो चीजों का जवाब आप देने की जरा जहमत करिए। पहली चीज आपने कहा जो ये लिस्ट फाइनल नहीं है, लोगों को मौका मिलेगा। सुशांत भी इस बात को कह रहे हैं, हम सभी कहते हैं। लेकिन कल माननीय अमित शाह जी ने जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कहा आपने सुना, उन्होंने क्या कहा, जिन लोगों के नाम इन 40 लाख लिस्ट इसमें है उन सबको जाना पड़ेगा। उसमें 2 विधायक आपके भी हैं, उनको भी जाना पड़ेगा। यानी इस पूरे स्तर के अंदर चीफ सेक्रेटरी का अहम किरदार होता है। उस चीफ सेक्रेटरी की बीवी का नाम नहीं है। गलत सुन लीजिए सर, कोई बात सुन लीजिए, यही गलती आप जवाब दे दीजिएगा। सर जवाब दे दीजिएगा, सुन लीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा। जफर भाई जवाब फैलाइए। दूसरी चीज सुशांत जी आप सुन लीजिए, गलत फहमी मत फैलाइए। सर सुन लीजिए ना, दूसरा सवाल मेरा आदत के साथ ये है, गलत फहमी मत फैलाइए। आप लोग जैसे लोग जो है ना, आप ये आग लगाने का काम करते हैं। मैंने आग नहीं लगाई। देखिए यही आप चैनल में बैठ के कुछ और नहीं जफर भाई वो एक सवाल हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। आपकी यही हैसियत है। आप इन्होंने तो अभी कहा हिंदू हो मुसलमान हो करने की आवश्यकता क्या थी? बिल्कुल आप सुशांत अगर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? फिर ये देखिए जफर भाई मैं बनियाल साहब से पूछता हूं, एजेंट बनने का काम कम कीजिए। अच्छा सुन ले, मैं सवाल आपसे कर ही नहीं रहा। यू आर नॉट इन माय एबिलिटी। मेरा सवाल आरएसएस विचारक बुनियाल साहब है। बुनियाल साहब तरफ हम भी कह रहे हैं उनको जाना ही पड़ेगा। ये मैं फिर कह रहा हूं, आपसे पूछा पॉलिटिकल बिल है हमारे शासन है, वो त्रिपुरा में भी है। और आसाम के बाद सबसे ज्यादा जो घुसपैठ, बल्कि आसाम में त्रिपुरियों की जो त्रिपुरी ओरिजिनल है उनकी संख्या जो है वो पूरे देश में 12% है, जबकि बांग्ला भाषी लोगों की जो है वो 68% है, जिनमें अधिकतर बांग्लादेशी हैं। क्या जो एनआरसी है वो त्रिपुरा में पहले जवाब दिया, सरकार भी पहले जवाब दिया। हम ममता बनर्जी को कहें त्रिपुरा में एनआरसी शुरू करेंगे। रिमार्क्स में सुशांत जी ने इसके बारे में कहा, लेकिन आपने प्रश्न उठाया बहुत जायज है अपने आप में। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारा जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक सीनियर एडवोकेट हजारिका जी के निर्देशन में और उनके कमेटी के साथ से उन्होंने सारी चीजें निकाल के दिखाई हैं, वो उसके हिसाब से चल रहा है। तो अभी विषय सिर्फ हम देखें लेकिन अगर बात सुप्रीम कोर्ट की है तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी पश्चिम बंगाल को लेकर नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल अगला होगा, देखिए त्रिपुरा भी होगा, बोल दीजिए त्रिपुरा भी होगा। बीजेपी के लोग कह सकते हैं, बीजेपी के रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं वो बता पाएंगे, परंतु मैं सिर्फ आपको मैं भी कहना चाह रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में ही ऐसा एक सर्वे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि होना चाहिए। ठीक है, उसमें त्रिपुरा भी हो, पश्चिम बंगाल भी हो, बिहार भी हो, सब हो। एक छोटी सी बात, अगर हमारे घर में कुछ आउटसाइडर आ जाते हैं तो क्या हम उनको 2 मिनट भी रहने देते हैं? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्पिरेसी में, ट्रेसपास में एकदम एफआईआर दर्ज कराया जाता है। तो इतनी सी बात को हम इतने बड़े कबीर विश्वास साहब, आप मुझे ये बताइए, यहाँ तमाम लोग जो बैठे हैं, एक तो उनमें से कोई भी ममता बनर्जी के गृह युद्ध वाले बयान को सपोर्ट नहीं करता, ना एंडोर्स करता है। तो ममता बनर्जी ऐसे बयान क्यों दे रही हैं, पहली बात। और दूसरा कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ असम में नहीं पूरे देश में होना चाहिए, तो पश्चिम बंगाल में होने से ममता बनर्जी को दिक्कत क्यों है? पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा नहीं है क्या? आपका कहना सही है, हर चीज में आप हिंदू मुसलमान को मत जोड़िए। पश्चिम बंगाल सिर्फ नहीं होना है, तो अगर पूरा देश में होता है तो क्या पंजाब में आग नहीं लगेगी? क्या तमिलनाडु में आग नहीं लगेगी? क्या मेघालय में नहीं होगी? क्या जो लोग बाहर से आग नहीं लगेगी? उनको हर जगह पे आग लग जाएगी। ममता बनर्जी जो आशंका कर रही है वही आशंका सच हो जाएगी। आग कैसे लगेगी ये तो बताइए। बढ़ रहा है, सब लोग पूछ रहे हैं आग कैसे लगेगी, समझा दीजिए। एक नागरिक अपना नागरिकता पहचान कराने के लिए क्या दिखाएगा? आपको आधार कार्ड दिखाएंगे, पासपोर्ट दिखाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल करिए ना। क्या जायज है? आप सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल करिए, जिनके निर्देशन में सब कुछ हो रहा है। मीडिया पे कहने की बजाय अराजकता फैलेगी। विश्वास जी, आप सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जेक्टर बनिए, ऑब्जेक्शन फाइल करिए, सब्सिडी से मैटर। सुशांत अभी उनियाल साहब ने एक एग्जांपल दिया कि हमारे घर में कोई आउटसाइडर घुस जाए। विश्वास साहब, आपके घर में मान लीजिए 6 लोग घुस गए और बोले अब हम यहीं रहेंगे,
तो क्या वो आपके घर में अराजकता फैला देंगे, आग लगा देंगे तो उनको नहीं निकालिएगा? तो पुलिस के पास नहीं जाइएगा कि बहुत इन्होंने मेरे घर में कब्जा कर लिया है। तो आउटसाइडर कैसे आएंगे? अरे आउटसाइडर तो आए हैं सर। आप कह रहे देश में कोई घुसपैठिया नहीं है। बॉर्डर सही कीजिए, आंख मूंद लेने से नहीं होगा। उसका जो हम पत्रकार हैं, हमको भी पता है, और आप नेता आपको भी पता है कैसे लोग घुसाए गए और कैसे कैसे धीरे धीरे सालों में घुसाए गए। और मैं तो ये कहता हूं सर, सिर्फ एनआरसी बना के घुसपैठियों को मत निकालिए, उन लोगों को भी जेल के अंदर डालिए जिन्होंने उनके हाथ में वोटर आईडी कार्ड थमाया, उनके हाथ में ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट दिए जिसकी वजह से वो वोट डालते रहे। बिल्कुल। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं सिर्फ आपके माध्यम से सुशांत जी, कि सिर्फ 6% एप्लीकेशंस का जवाब 1,15,000 में से आपने दिया, क्योंकि जो स्टेट्स के लोग असम में रह रहे थे, बंगाल नहीं, सिर्फ 6% लोगों के कागजों का आपने जस्टिफिकेशन दिया और उसके आगे आपने सोचने की कोशिश नहीं की, पेंडिंग रखा उसने। और दूसरे बुनियाद से एक चीज जो सुशांत ने की वो भी हमको क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि सियासी लोग तो अपनी बातें करेंगे। सुशांत, एक बात और भी है, जो आसाम के अंदर एक तीसरी चीज भी है जिसको हम डी वोटर कहते हैं। आसाम में जिन लोगों को डिफॉल्टर माना गया, आसाम अकेला ऐसा स्टेट है जहां उनको वोट देने का हक नहीं दिया गया था। लेकिन मैं बीजेपी से एक बड़े और कांग्रेस से भी कहता हूं, ये इनका साथ देंगे क्या इसमें? मैं इनसे पूछता हूं, जो लोग भारतीय नागरिक थे, यानी वो लोग, ये मुद्दों को अलग अलग भटकाने की कोशिश हो रही है। कहीं ममता बनर्जी कर रही है, कहीं बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। मुझको बताइए, उन 4,80,000 उन विस्थापितों का क्या होगा जो 1947, 1961 और 1971 में पाकिस्तान से आए हुए हैं? 4 साल इस सरकार को भी हो गए हैं। उन बांग्लादेशी जो आए हुए हैं उन पे तो आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन हिंदुओं पे, उन घरानों पे, उन सिखों पे जो जम्मू की जो रेलवे लाइन में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज आप तक उनको एक आइडेंटिटी कार्ड, एक आधार बना के नहीं दे सके। ये सिर्फ राजनीति है। इसलिए मेरा कहना है, हिंदू मुसलमान पहला सवाल पूछा था कि अगर ये राजनीति नहीं होती तो इन जिन तमाम लोगों के दिल में आज इतनी तकलीफ हो रही है वो 1 जनवरी 2018 को ही होती। बिल्कुल, क्योंकि तब 1,40,00,000 लोग जो हैं वो घुसपैठिए हो रहे थे, लेकिन तब 2019 का चुनाव दूर था। सुशांत जी, हाँ सुशांत जी देखिए, आज जो वातावरण खराब हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने वातावरण खराब करने की कोशिश की। कहा कि हमने निर्धारित कर दिया है अब इन 40 लाख लोगों को भगा देंगे। सर, ये गलत बयान जमीन पर स्थिति मैं इसको इंडोर्स नहीं कर सकता। आप गलत बयान कर रहे हैं, नहीं कहा। सॉरी सर, सॉरी, सदन के अंदर गृह मंत्री का बयान है, मैं इसको नहीं बोल सकता। सुशांत जी, जफर भाई मुझे एक चीज और बताइए, उससे सिर्फ एक ही कारण है आपका। जफर भाई एक चीज समझाने का, एक सवाल अभी पूछा इन्होंने, जो फॉरेन दहलवी साहब ने एक सवाल पूछा कि इतने सारे लोग जो बाहर से आए, जिस देश के नागरिक हैं, उनके लिए सरकारों ने क्या किया? नहीं, देखिए सुशांत जी, मैं ये बताता हूं कि जो 66 से 71 तक के विदेशी नागरिक थे, जफर भाई आपसे पूछ रहा हूं, उन लोगों को भी मान्यता दी गई। ये कहा कि 10 साल तक उनके वोटिंग राइट्स रोक लें, उसके बाद वो नागरिक हो जाएंगे। तो अब मैं यही चाहता हूं कि क्या समाधान है, 4 सालों में क्या इनिशिएट किया बीजेपी की सरकार ने, ये बताना चाहिए। जवाब लेने दीजिए जफर भाई, अब आप बोल लीजिए। कुछ लोग इनके कहते हैं पुशबैक कर दें, कुछ लोग कहते हैं गोलियां मार दें। देखिए, जैसा सदन में कहा होम मिनिस्टर ने, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, सदन में भी कहा और उसके बाहर में भी कहा, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। जो देश के नागरिक है, जिसको मान्यता दी गई है, देश ने दी है नागरिक, तभी जो बाहर से भी आए हुए जो देश के नागरिक है उनको कोई दिक्कत नहीं। जो नागरिक नहीं, घुसपैठिया है। और अगर आप अमित शाह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा, इन 40 लाख में ज्यादातर, उनका इस्तेमाल किया वर्ड, ज्यादातर लोग जो है वो उसमें घुसपैठिया है। हम घुसपैठिया के खिलाफ है। हम नागरिक के, जो नागरिक है वो नागरिक है, हम उसके खिलाफ नहीं, कोई समुदाय से जुड़ा हुआ है। जो आखिरी लिस्ट आ जाएगी सर, उसके बाद उनका क्या कीजिएगा? सिर्फ हमारा देश से निकाल दिए जाएंगे वो। बांग्लादेश कह रहा है हम तो लेने के लिए तैयार नहीं। समाधान बताइए ना, बांग्लादेश कह रहा हम नहीं लेंगे। फिर क्या होगा उनका? 1 आदमी हो, 50 आदमी हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, आखिरी लिस्ट का क्या होगा? देखिए, सबको आखिरी लिस्ट जब भी आएगी फाइनल होके, सबको उससे पहले पूरा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। ठीक है, क्या अपील करें, अपने जिनका नाम नहीं हो अपील करें। आप अगर ये कहें कि आपको अपील करने की इजाजत नहीं, तब आप कह सकते हैं, इस तरह के आरोप लगा सकते हैं।
भाई आपको अपील करने की इजाजत है, आप अपील कीजिए, अपना नाम। मेरा सवाल दूसरा था सर, कि जिन लोगों को सारा मौका मिल गया और वो नहीं साबित कर पाए और उनका नाम लिस्ट में नहीं है, कोशिश जारी है, ऐसे लोगों के साथ सरकार क्या करने जा रही है? बांग्लादेश तो कह रहा हम नहीं लेंगे। अब देखिए, नहीं वो आप सरकार पे छोड़ दीजिए, अदालत पे छोड़ दीजिए, जो सरकार को अपने देश हित में जो फैसला लेना होगा वो सरकार लेगी। नहीं जफर साहब, मेरा ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, कोई पार्टी से हट के बात करना चाहिए। अभय दुबे जी इसको पार्टी पॉलिटिक्स में, ममता बनर्जी इसको अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही है। इस सबसे से हट के देश हित में बात सोचिए, तो देश हित में जो बेहतर फैसला होगा वो सरकार लेगी। जफर भाई मेरा सीधा सवाल है, जफर भाई मेरा सीधा सा सवाल है कि इसको नागरिक को राष्ट्रीय स्थापित हिंदुओं का क्या होगा जो जम्मू की सड़कों पर रह रहे हैं? आप 25 है पे तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन 4,80,000 लोगों को आप कब सिटीजनशिप देंगे? ये तो 50 साल से भारत में रह रहे हैं, इनको कब भारत में आप करेंगे? और प्रधानमंत्री ने जम्मू की पहली सभा में कहा था सत्ता में आने के बाद हम इनको वोट देने का अधिकार देंगे। आज तक उन हिंदुओं को अधिकार नहीं मिला। मिस्टर अतहर दहलवी, मिस्टर अतहर दहलवी, आपसे पहले भी मैंने कहा, आपकी बातों का जवाब देते हुए, अगर कोई आपको तकलीफ है इस एनआरसी, अरे एनआरसी से नहीं सर, मैं जम्मू के बारे में पूछ रहा हूँ। आप बार बार मेरा सवाल डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं उन हिंदुओं के बारे में पूछ रहा हूँ जो 4,80,000 हिंदू जम्मू की रेलवे लाइन पर जिंदगी बसर कर रहा है पिछले 70 साल से। और जम्मू में आप सत्ता में इसलिए आए थे, आपने वादा करा था उन हिंदुओं को, उन विस्थापित पाकिस्तानियों को, उन विस्थापित सिखों को आप वोट देने का अधिकार देंगे। आप जम्मू कश्मीर में 25 पे चर्चा करके दुनिया भर में सियासत करना चाहते हैं, लेकिन 4,80,000 हिंदुओं को आप एक आदमी को भी वोटर आईडी कार्ड नहीं दे सके, एक आदमी को भी आप वोट देने का अधिकार नहीं दे सके 4 साल में। ये जवाब आपसे मैं चाहता हूं। आप सुनिए एनआरसी की बात नहीं कर रहा मैं। सुनिए अतहर साहब, ऐसा है ना, जो हमने वादे किए हैं वो हम पूरे वादे पूरे करेंगे। सुन लीजिए, जो वादे किए हैं वो हम वादे पूरे करेंगे। हम कोई किसी को मिसलीड का, आप जो चैनल पे बैठ के किसी और पार्टी के नुमाइंदा बन के जो बोल रहे हैं, आप उसको एजेंट बन के हट जाइए और अपनी बातें कहिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, वो मुद्दा अलग है, लेकिन एनआरसी के मुद्दे पर बहुत सारे लोगों की आपने राय सुनी। एक बात मान के चलिए कि ये आखिरी लिस्ट नहीं है, ये बार बार मैं साफ कर दूं, सरकार यही कह रही है कि अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप असम में हैं तो आप एनआरसी में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन उसके बीच में जो सियासत हो रही है उसको आपको समझना चाहिए, और उसी के लिए हमने ये चर्चा आज रखी थी। महाबहस में आने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज के लिए नमस्कार।